तो अब हम पढ़ते हैं परागण के बारे में। ये परागण क्या है? पराग कणों का स्त्री के स्तर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि पराग कोश जो है, जो पराग कण है, जो हमारे पुंकेसर है, पुंकेसर के दो भाग हमने पढ़े, एक पराग कोश और एक पढ़ा हमने पराग तंतु के बारे में, तंतु और पराग कोश। मैंने बताया था कि पराग कोश जब पक जाते हैं तो ये फट जाते हैं और उनमें से निकलते हैं पराग कण। तो ये जो पराग कण है ये पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इसका ये वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इनका इस यहां से पराग कण जब फटकर निकलेंगे तो इन पराग कणों का स्त्री के स्तर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ये कहलाता है परागण। तो फिर से एक बार समझते हैं, पराग कणों का स्त्री के स्तर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। पराग कणों का स्त्री के स्तर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो यहाँ परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। इनमें फर्क क्या है जरा समझ लेते हैं। मैंने कहा था कि जब भी आपको दिक्कत हो तो आपको विशेष रूप से शब्दों पर ध्यान देना है। हमारे पास शब्द है स्व, स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब अपना परागण स्वयं कर देता है। तो यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो परागण को स्वपरागण कहते हैं। यदि यहां से जो परागकण निकले वो यहां से यहां पहुंच गए तो पुष्प के वर्तिकाग्र से परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो उसने स्वयं को ही परागित कर लिया। इसे हम बोलते हैं स्वपरागण। और यदि परागण एक पुष्प के परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह परागण परपरागण कहलाता है। यानी कि अगर यहां के परागकण इस पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे तो इसे हम क्या कहेंगे? परपरागण। पर मतलब दूसरा, पराया। तो दूसरे के वर्तिकाग्र पर यदि, फिर से एक बार देख लेते हैं, परपरागण क्या है? यदि एक पुष्प के परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह परागण परपरागण कहलाता है। और यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो परागकण को स्वपरागण कहते हैं। तो यहां आप अंतर समझ गए हैं दोनों का। स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है? स्वयं को परागित करना स्वपरागण है और दूसरे को परागित करना परपरागण। तो यहां दो प्रकार के हमने परागण पढ़े हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं तो आपको यह भी समझ लें कि परागकण के लिए बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे ज्यादा परागण जो करते हैं वो करते हैं कीट। कुछ जंतु परागण करते हैं, वायु द्वारा परागण हो जाता है। तो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था परागण के बारे में, कैसे परागण में एक पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब पौधे में असल में किसी पुष्प में जनन की प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है उसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर हम वर्तिकाग्र को देखें, परागण को देखें तो परागण में परागकोश जो है, परागकोश के फट जाने पर उसमें से परागकण निकलते हैं। ये परागकण वर्तिकाग्र को पहुंचते हैं। इसे हमने कहा था परागण। परागण क्या? परागकोश का वर्तिकाग्र, परागकोश का, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये परागण था। अब इससे आगे क्या होता है ये जरा हम समझ लेते हैं। अब जब परागकोश एक बार पहुंच जाते हैं, जैसे ही परागण पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर, और वहां मैंने बताया था कि वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है तो उस पर वो चिपक जाते हैं। चिपक जाने पर रासायनिक बदलाव होते हैं, रसायन उत्पन्न होते हैं और रसायनों के द्वारा क्या होता है कि इसमें से एक पराग नली निकलने लगती है जो रसायन से प्रेरित होती है और यह बीजांड की ओर बढ़ती है। इसके अगले हिस्से में ही यहां दो नर युग्मक उपस्थित रहते हैं। तो जैसे जैसे समय के साथ साथ ये रासायनिक प्रेरण से ये आगे बढ़ती है और यह वर्तिका और अंडाशय से होती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। तो इस नली में से होते हुए नर युग्मक भी बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं। अब आप यहां देख रहे हैं कि मैंने बीजांड को अलग तरीके से, अंडाशय को अलग तरीके से बनाया है, जबकि पीछे जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको अंडाशय को कुछ इस तरह से समझाया था।
ये अंडाशय जो है वो अंदर से इस तरह का होता है। तो यहां हमने ऐसे अंडाशय को लिया था जिसमें बहुत से बीजांड थे, लेकिन समझने की सुविधा के लिए यहां हमने केवल एक बीज वाले अंडाशय को लिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहां पूरा एक अंडाशय में एक बीजांड है ये। अब ये एक बीजांड में जैसे ही अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करता है तो यहां होता क्या है, यहां नर युग्मक, पहला नर युग्मक तो यहां मादा युग्मक उपस्थित है, इसके साथ मिल जाता है, और दूसरा नर युग्मक यहां दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन कर लेता है। जो बीजांड की कोशिका है उसके साथ संलयन कर लेता है और यहां एक नर युग्मक के साथ मिल जाता है। तो यहां अगर हम देखें, इसके ऊपर पढ़ लेते हैं प्रक्रिया को पूरी। परागण द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और वर्तिकाग्र पर पढ़ने के पश्चात परागकण से एक नली वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। इस नली को पराग नली कहते हैं। यह नली वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय में बीजांड है, ध्यान रखें। तो बीजांड तक पहुंचती है। पराग नली के अगले भाग में उपस्थित दो नर युग्मक बीजांड में प्रवेश करते हैं। एक नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन कर लेता है, एक नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करता है, जिसे निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद यह भ्रूण बनता है। तो यही वो कोशिकाएं हैं जो दो मिलकर एक युग्मनज बन जाएगा और इस युग्मनज से ही विकसित होकर भ्रूण बनेगा। तो निषेचन से युग्मनज बनेगा और निषेचन के बाद यह भ्रूण में विकसित हो जाएगा। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के साथ संयोग करेगा, केंद्रीय कोशिका के साथ संयोग करेगा जिसमें दो केंद्रक होते हैं। इसके बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाएगा। तो पूरा बीजांड तो बीज बन जाएगा और यहां जहां मादा युग्मक नर युग्मक के साथ मिला है ये बन जाएगा भ्रूण। तो आप अगर किसी बीज को ध्यान से देखें, किसी भी बीज को ध्यान से देखें तो आपको उसके अगले हिस्से में छोटा सा भ्रूण दिखाई देगा। ये जो भ्रूण होता है यह एक सुप्त पौधा है असल में। तो ये जो है ये तो है भ्रूण, ये है भ्रूण और ये बाकी जो हिस्सा हो गया ये है बीजांड। इस बीजांड में भोजन संचित है। ये भोजन क्यों है कि जब ये बीज जो है ये जब भ्रूण जो है बड़ा होगा और पादप के रूप में विकसित होगा तो पादप में विकसित होने तक ये भोजन चाहिए इसको। जब तक ये स्वयं भोजन बनाना शुरू नहीं कर लेता तब तक इसे भोजन चाहिए। तो ये भोजन जो है इस संचित भोजन का उपयोग करेगा। तो इस तरह से बीज में से एक पौधा विकसित होगा, जड़ निकलेंगी, ऊपर उसके पत्तियां निकल आएंगी और जब ये प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देगा तब इसे इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये जो बीज है अब क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। अगर हम ध्यान दें तो एक पौधे में एक पुष्प में चार भाग थे। पहला भाग था बाह्यदल, दूसरा पंखुड़ियां, फिर फुकेसर और तीसरा स्त्रीकेसर, चौथा स्त्रीकेसर। अब इसमें ध्यान दें तो अब आवश्यकता किसकी रह गई? जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है अब बाह्य दलों में कोई आवश्यकता नहीं तो ये सूख जाते हैं। फुकेसर की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। पंखुड़ियों की आवश्यकता नहीं, पंखुड़ियां मुरझा जाती है, जो पंखुड़ियां कीट को आकर्षण के लिए थी, इनकी आवश्यकता नहीं है। वर्तिकाग्र की भी आवश्यकता नहीं बची तो ये सूख जाता है। वर्तिका की आवश्यकता नहीं बची, ये भी सूख जाता है। बीजांड जो है अंडाशय जो है वो फूलकर फल बन जाता है। अंडाशय फूलकर फल बन जाता है और जो बीजांड है वो विकसित होकर बीज बन जाते हैं। यदि किसी भी बीज में किसी भी आप फल को देखेंगे तो किसी भी फल के अंदर अगर हम इसे सरलता से समझने की कोशिश करें तो हम इसे सेब में देख सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल सुलभ होगा। तो अगर आप सेब में देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि नीचे की ओर यहां आपको एक सूखा हुआ पुष्प दिखाई देगा। नीचे ये सेब का फूल यहां था। तो ये है सेब का अंडाशय। अंडाशय फूल गया है और फल बन गया है और यहाँ बीच में ये बीजांड जो है यहाँ लगे थे, जो बीजांड ये बीज में विकसित हो गए हैं। तो अब की बात जब सेब को काटिए तो बिल्कुल सीधा काटिए और फिर आपको वहां बीजांड में बीज साफ तौर पर दिखाई देंगे। यहाँ ये पुष्प टहनी से लगा हुआ था और यहाँ जो है यहाँ पर असल में फूल था जो बाद में सूख गया है, मुरझा गया है।
ऐसा ही आपको अनार में भी दिखाई देगा, ऐसा ही आपको अमरूद में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बीजांड जो है अंडाशय फूलकर फल बन जाता है, बीजांड विकसित होकर बीज बनते हैं और मादा और नर युग्मक के संलयन से भ्रूण बनता है जो बीज के अगले भाग में दिखाई देगा। यही विकसित होकर नया पौधा बनेगा। तो ये था पादपों में निषेचन। इसके बाद हम आगे के भाग को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसे आप अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें और मैं ये कहूंगा शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि शब्द याद रहेंगे तो ही सब याद रहेगा।